हेलो एवरीवन, ये है हमारा नया वीडियो ऑफ आरबीआई नाउ, जहां पे हम करेंगे अप्रैल 2025 का आरबीआई करंट अफेयर्स। और ये वीडियो आपको सारे बैंक एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें हम कंप्लीट कवरेज करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हम बस आरबीआई के ही सर्कुलर और करंट अफेयर्स कवर नहीं करेंगे, बल्कि बाकी रेगुलेटर्स के भी करंट अफेयर्स और सर्कुलर्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि सेबी, नाबार्ड, आईएफएससीए या फिर आरडीए वगैरह। नेक्स्ट ये भी आप जान लो कि यहाँ पे इस वीडियो का हमने एक पीडीएफ भी बनाया है, जिससे आपका रिवीजन फास्ट हो सके। अब ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ देखिए, हमारे अफेयर्स माइंड आरबीआई के यूट्यूब चैनल में आपको सब्सक्राइब के बाजू में एक ज्वाइन बटन दिखेगा। उस ज्वाइन बटन में आपको आरबीआई मंथली करंट अफेयर्स एंड एनसीईआरटी का ग्रुप दिखेगा। उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। सो चलिए अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। National Payment Corporation of India revises UPI framework with new transaction limits. As per new guidelines, a transaction limit of how much has been imposed on QR, share and pay payments made to non-verified offline merchants within India. इसका आंसर बताया गया 2000। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, एनपीसीआई ने यूपीआई फ्रेमवर्क में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए। यहाँ पे सबसे पहले बोला कि यहाँ पे 4 अप्रैल 2025 से क्यूआर, शेयर एंड पे मेथड से इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट बंद कर दिया गया। और अब यहाँ पे इंडियन यूजर्स या फिर एनआरआईज व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया पर शेयर्ड क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट नहीं कर सकेंगे। आगे बोला गया कि सेव्ड या फिर फॉरवर्डेड क्यूआर कोड का यूज करके इंटरनेशनल पेमेंट अब अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई फिजिकल मर्चेंट लोकेशन पर क्यूआर कोड स्कैन करे तो फिर इंटरनेशनल पेमेंट अलाउड रहेगा। सेकंड, यहाँ बोला गया कि यहाँ पे इंडिया के अंदर क्यूआर, शेयर एंड पे से नॉन वेरीफाइड ऑफलाइन मर्चेंट्स को पेमेंट करने का लिमिट अब ₹2000 तक फिक्स किया गया। और अब ये लिमिट इसलिए लगाई गई है ताकि पीयर टू मर्चेंट दैट इज P2M ट्रांजेक्शन फ्रॉड को रोका जा सके। नेक्स्ट यहाँ बोला गया कि मर्चेंट्स अब किसी भी यूजर को वैलेट या फिर गिफ्ट कार्ड रिलोड के लिए कलेक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। यहाँ पे पहले इस तरह के रिक्वेस्ट का मिसयूज स्कैम्स में होता था। आगे बोला गया कि अब यूजर खुद ही अपने वैलेट को रिलोड करेगा यूजिंग पुश रिक्वेस्ट, और इससे यूजर का कंट्रोल बढ़ेगा और अनऑथोराइज्ड डिडक्शन से प्रोटेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह बोला है कि इसके एमडी एंड सीईओ है दिलीप असबे। उसके बाद इसका हेड ऑफिस है इन मुंबई और ये एस्टेब्लिश हुआ था इन 2008। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफ्यूजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउड माइनर्स अबव हाउ मेनी इयर्स टू ऑपरेट अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली? इसका आंसर बताया गया 10 इयर्स। अब यहाँ पे इस कंफ्यूजन में क्या बोला गया? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माइनर्स के डिपोजिट्स अकाउंट ओपन और ऑपरेट करने के रूल्स रिवाइज किए और ये नए डायरेक्शन 21 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आए हैं। आगे बताया गया कि अब 10 साल और उससे ऊपर के माइनर्स अपना सेविंग अकाउंट खुद इंडिपेंडेंटली ओपन और ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही वो अपना टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी इंडिपेंडेंटली ओपन और ऑपरेट कर सकते हैं और ये फैसिलिटी स्पेसिफिक लिमिट्स और बैंक टर्म्स के हिसाब से मिलेगी। उसे बोला गया कि ये रिवाइज डायरेक्शन कमर्शियल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स सभी पर लागू होंगी। और अब बैंक्स को अपनी पॉलिसी 1 जुलाई 2025 तक नए गाइडलाइंस से ऐलान करनी होगी। अब यहाँ पे हमने 10 साल और ऊपर के एज की बात की, लेकिन क्या 10 साल के कम एज के माइनर्स भी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं? देखिए, यहाँ बोला गया कि 10 साल से कम उम्र के माइनर्स भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उनका अकाउंट एक नेचुरल या फिर लीगल गार्डियन के थ्रू ओपन करना जरूरी होगा। और यहाँ पे आरबीआई ने क्लियर किया है कि मदर भी गार्डियन के रूप में अकाउंट ओपन कर सकती है। आगे बताया गया कि जब माइनर 18 साल का हो जाए तो बैंक को अकाउंट होल्डर से फ्रेश सिग्नेचर लेना होगा और वह बैंक को नए ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस भी लेना जरूरी है जब अकाउंट होल्डर मेजर बन जाए। साथ ही बताया गया कि अगर अकाउंट पहले गार्डियन के थ्रू ऑपरेटेड था तो फिर बैंक को बैलेंस वेरीफाई और कंफर्म करना पड़ेगा और बैंक को प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने हैं ताकि अकाउंट होल्डर्स को मेजोरिटी एज के करीब इन्फॉर्म किया जा सके। उसके बाद बोला गया कि बैंक्स को इंश्योर करना है कि अब माइनर अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ना हो और अब चाहे अकाउंट गार्डियन ऑपरेट करे या माइनर खुद, अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस में ही रहना चाहिए। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफ्यूजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, RBI announces amendments to liquidity coverage ratio framework. As per that, the RBI has mandated a how much percentage additional runoff factor for retail deposits enabled with internet and mobile banking facilities.
इसका आंसर बताया गया 2.5%। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो फ्रेमवर्क में अमेंडमेंट्स अनाउंस किए और ये अमेंडमेंट सभी कमर्शियल बैंक्स पर अप्लाई होती है, लेकिन पेमेंट्स बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स को इससे एग्जाम किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि LCR क्या है। देखिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का पर्पस है बैंक्स को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी डिसरप्शन के लिए रिसाइलेंट बनाना। साथ ही यहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इंश्योर करता है कि बैंक्स अपने पास सफिशिएंट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स रखे, यहाँ ताकि वो 30 दिन तक के एक्यूट स्ट्रेस सिनेरियो से सर्वाइव कर सके। और बैंक्स को हर वक्त कम से कम 100% का LCR मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट बोला गया है कि RBI ने रिटेल डिपॉजिट्स जो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज के साथ है उनके लिए 2.5% एडिशनल रन ऑफ फैक्टर मैंडेटरी किया। साथ ही इसका मतलब है कि स्टेबल रिटेल डिपॉजिट्स जो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज के साथ है उनका रन ऑफ फैक्टर अब 7.5% होगा, यहाँ पहले वो 5% था। और बोला है कि ले स्टेबल डिपॉजिट जो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज के साथ है उनका रन ऑफ फैक्टर अब 12.5% होगा, जो पहले 10% था। उसके बाद बोला गया कि RBI ने और भी अमेंडमेंट्स किए हैं, जैसे लेवल 1 हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में होते हैं उन्हें अब करंट मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे वैल्यू नहीं किया जाएगा। साथ ही फंड्स जो नॉन फाइनेंशियल ग्रुप्स या जैसे कि ट्रस्ट और पार्टनरशिप से मिलते हैं उन्हें अब नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स के फंडिंग के रूप में कैटेगराइज किया जाएगा। और अगर ये ग्रुप्स स्मॉल बिजनेसेस कस्टमर के अंडर नहीं आते तो ये फंड्स 40% रन ऑफ रेट को अट्रैक्ट करेंगे, जो पहले 100% था। अब यहाँ पे लास्ट में कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। देखिए हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स वो ऐसे एसेट होते हैं जो जल्दी से बेचे जा सकते हैं या स्ट्रेस सिनेरियोज में कोलैटरल के रूप में यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट रन ऑफ फैक्टर। यहाँ देखिए रन ऑफ फैक्टर एस्टिमेट करता है कि बैंक के लायबिलिटीज जैसे कि डिपॉजिट्स का कितना हिस्सा फाइनेंशियल स्ट्रेस के दौरान विड्रॉ किया जा सकता है, जो यहाँ पे जनरली 30 दिन के पीरियड में होता है। एग्जाम्पल लिया जाए तो अगर डिपॉजिट का रन ऑफ रेट 40% है, इसका मतलब है कि 40% डिपॉजिट को स्ट्रेस सिनेरियो में विड्रॉ किया जाएगा और बैंक को उतनी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट रखने की जरूरत है। क्लियर हो गया? इतना ही था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, Which regulator launches WhatsApp channel for verified financial updates? इसका आंसर बताया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए RBI ने अपना ऑफिशियल और वेरीफाइड WhatsApp चैनल लॉन्च किया और इसका मकसद है कि पूरे देश में यूजर्स को रियल टाइम और एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी जा सके। आगे बोला गया कि इस चैनल से जुड़ने के लिए यूजर सिंपली RBI का QR कोड स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि ये इनिशिएटिव RBI कहता है कैंपेन को सपोर्ट करता है और इसका एम है कि टीवी, SMS और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देना। उसके बाद बोला गया कि ये अनाउंसमेंट डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2025 के दौरान की गई थी और यहाँ पे RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये कहा कि अब 40% इंडियन अडल्ट को अभी भी यहाँ डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में लाना जरूरी है। क्लियर हो गया? इतना ही था इस करंट अफेयर में। अब हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। As per RBI data, outward remittances under RBI's LRS declined by how much percentage in April to February? इसका आंसर बताया गया 8.2%। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच RBI के लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर आउटवर्ड रेमिटेंसेस 8.21% कम हुए और अब रेमिटेंसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर $29.43 बिलियन से गिरकर $27.02 बिलियन हो गए। नेक्स्ट पता गया कि इंटरनेशनल ट्रैवल अब भी LRS के अंडर सबसे बड़ा सेगमेंट है। साथ ही यहाँ पे क्लोज रिलेटिव्स के मेंटेनेंस के लिए रेमिटेंसेस में लगभग 22% की गिरावट देखी गई। उसके बाद बोला गया कि ओवरसीज एजुकेशन के लिए भेजे गए रेमिटेंसेस में 16% की गिरावट आई और अब इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भेजे गए रेमिटेंसेस में 28.32% का बड़ा इंक्रीज हुआ। आगे बोला गया कि ओवरसीज इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट में 8.27% का ग्रोथ हुआ। नेक्स्ट क्या आपको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के बारे में पता है? यहाँ देखिए इस स्कीम को 2004 में लॉन्च किया गया था। साथ ही इस स्कीम के अंडर हर रेसिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम $2,50,000 रेमिट कर सकते हैं। आगे बोला गया कि ये रेमिटेंस किसी भी अलाउड करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए हो सकता है या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है।
साथ ही शुरू में जब LRS आया था तब लिमिट सिर्फ $25,000 थी और ये स्कीम इंडियन रेसिडेंट्स को अब्रॉड इन्वेस्ट करने और खर्च करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है, वो भी रेगुलेटरी लिमिट्स के अंदर। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्रोफर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, Which regulator mandates banks to transition to bank.in domain by October 31st, 2025? इसका आंसर बताया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक्स को अपने डिजिटल ऑपरेशंस को बैंक.in डोमेन पर शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया। साथ ही बैंक्स को अपना माइग्रेशन October 31st, 2025 तक कंप्लीट करना होगा और इस इनिशिएटिव का मेन एम ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज की सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। नेक्स्ट बताया गया कि ये साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव या February 7, 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद बोला गया कि माइग्रेशन के लिए हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी को रजिस्टर अथॉरिटी बनाया गया। साथ ही यहाँ पे IDRBT को नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया और ये जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। नेक्स्ट बताया गया कि बैंक्स को माइग्रेशन स्टार्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी को सहयोग@idrbit.ac.in पर कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे IDRBT माइग्रेशन प्रोसेस के लिए बैंक्स को टेक्निकल और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में पूरा गाइड करेगा। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, गवर्नमेंट क्लैरिफाइज नो GST ऑन UPI ट्रांजेक्शंस अबव हाउ मच रुपीज? इसका आंसर बताया गया अबाउट 2000 रुपीज। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, यहाँ देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने ये क्लैरिफाई किया कि जो UPI ट्रांजैक्शंस 2000 से ऊपर के हैं उन्हें यहाँ पे GST लगाने का कोई प्रपोजल नहीं है और वे मीडिया रिपोर्ट जो GST लगाने की बात कर रहे थे वो बिल्कुल गलत और मिसलीडिंग है। नेक्स्ट बताया गया कि जनवरी 2020 से पर्सन टू मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शंस पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगता और अब GST तभी लगता है जब कोई चार्ज हो या जैसे MDR दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और यहाँ क्योंकि पर्सन टू मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शंस पर कोई MDR ही नहीं है तो इसलिए GST भी नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? इतना ही था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, The Ministry of Finance launched BankNet e-Bakre platform to enhance the PSU bank e-auctions for asset sales. e-Bakre platform was initially launched in which year? इसका आंसर बताया गया 2019। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नए और इम्प्रूव किए गए ई-ऑक्शन पोर्टल बैंकनेट दैट इज बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क को लॉन्च किया। साथ ही ये पोर्टल पहली बार जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसमें नए इंप्रूवमेंट्स किए गए ताकि बैंक्स के एसेट्स की लिस्टिंग और ऑक्शन और भी आसान हो सके। और अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव नॉन परफॉर्मिंग एसेट केसेस को जल्दी रिजॉल्व करना है और इन्हें बेचने का प्रोसेस फास्ट बनाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके रिलेटेड कोई और प्लेटफॉर्म है क्या। देखिए यहाँ बोला गया कि इससे पहले ई-बकरे प्लेटफॉर्म फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था ताकि बैंक ऑक्शंस में एसेट का बेचने का वैल्यू बढ़ सके। साथ ही बैंकनेट और ई-बकरे दोनों डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा डेवलप किए गए ताकि ऑनलाइन ऑक्शंस को स्मूथली कनेक्ट किया जा सके। और बोला है कि अभी के टाइम पे सभी 12 इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इस बैंकनेट पोर्टल का यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्रोफर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाटा द पब्लिक सेक्टर बैंक्स डिविडेंड्स इंक्रीजेस बाय हाउ मच परसेंटेज टू ₹27,830 करोड़ इन फाइनेंशियल 24? इसका आंसर बताया गया 33%। अब यहाँ पे इस कंट्रोफर में क्या बोला गया, देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स का डिविडेंड पे आउट फाइनेंशियल 24 में 32.7% बढ़कर ₹27,830 करोड़ हो गया। आगे बताया गया कि इस डिविडेंड में से 65% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला क्योंकि उसका पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्टेक है और फाइनेंशियल 23 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पब्लिक सेक्टर बैंक से 13,804 करोड़ का डिविडेंड मिला था जिसमें SBI का भी कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट बताया गया कि 12 इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कंबाइंड नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल 24 में ₹1.41 लाख करोड़ तक पहुंच गया। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के टोटल नेट प्रॉफिट का 40% से ज्यादा था। आगे बोला गया कि पंजाब नेशनल बैंक ने सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई जो 228% बढ़कर ₹8,245 करोड़ हो गया। साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नेट प्रॉफिट 62% बढ़कर ₹13,649 करोड़ तक पहुंच गया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी 61% का ग्रोथ दिखाया जिसमें नेट प्रॉफिट ₹2,549 करोड़ तक पहुंच गया।
नेक्स्ट बताया गया कि बैंक ऑफ इंडिया जो मुंबई में है उसका नेट प्रॉफिट 57% बढ़कर ₹6,318 करोड़ हो गया। साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेट प्रॉफिट 56% बढ़कर ₹4,055 करोड़ तक पहुंच गया। और यहाँ पे इंडियन बैंक जो यहाँ पे चेन्नई तमिलनाडु में है उसका नेट प्रॉफिट 53% बढ़कर ₹8,063 करोड़ हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आरबीआई के बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सेक्टर पर एक रिपोर्ट रिलीज की है सेक्शन 36(2) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर। साथ ही इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन बैंक्स ने फाइनेंशियल 24 में 1.4% का रिटर्न ऑन एसेट्स और 14.6% का रिटर्न ऑन इक्विटी अचीव किया। और अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का नेट प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर में 32.8% बढ़कर ₹3,49,603 करोड़ तक पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, एज पर RBI डायरेक्शंस रीजनल रूरल बैंक्स विल गेट हाउ मेनी मोर ईयर्स टू अमोर्टाइज एडिशनल पेंशन लायबिलिटीज। इसका आंसर बताया गया मोर 5 ईयर्स। अब यहाँ पे इस कंफ्रम में क्या बोला गया, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रीजनल रूरल बैंक्स के लिए पेंशन लायबिलिटी पर एक नया डायरेक्टिव दिया। यहाँ बोला है कि रीजनल रूरल बैंक्स को अब अपनी एडिशनल पेंशन लायबिलिटी को 5 साल में अमोर्टाइज करने की परमिशन मिली जो मार्च 31, 2025 से शुरू होगा। और अब हर साल कम से कम 20% लायबिलिटी को एक्सपेंस करना होगा ताकि फाइनेंशियल एडजस्टमेंट धीरे धीरे हो सके। नेक्स्ट बोला गया कि रीजनल रूरल बैंक्स को अपने पेंशन स्कीम रिट्रोएक्टिवली नवंबर 1, 1993 से लागू करना होगा। और इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयज इस स्कीम के आने से पहले रिटायर हो गए थे उनको भी पेंशन मिलेगा जैसे कि ये स्कीम तभी से लागू थी। अब यहाँ पे इससे टायर 1 कैपिटल में कुछ इम्पैक्ट होगा क्या? देखिए यहाँ बोला गया कि रीजनल रूरल बैंक्स का टायर 1 कैपिटल इन अनअमोर्टाइज पेंशन एक्सपेंसेस से इम्पैक्ट नहीं होगा, इस वजह से उनका कैपिटल एडुकेसी रेशियो भी सेफ रहेगा। क्लियर हो गया? इतना ही था इस कंफ्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, The government discontinues medium and long-term government deposits under the Gold Monetization Scheme. Gold Monetization Scheme was launched in which year? इसका आंसर बताया गया 2015। अब यहाँ पे इस कंफ्रम में क्या बोला गया, देखिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट कंपोनेंट्स ऑफ गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम इसको यहाँ पे 26 मार्च 2025 से डिसकंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद बताया गया कि 26 मार्च 2025 के बाद मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट के लिए गोल्ड डिपॉजिट कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर्स, उसके बाद GMS मोबिलाइजेशन कलेक्शन एंड टेस्टिंग एजेंट्स और डेजिग्नेटेड बैंक्स ब्रांचेस पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया कि जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स ऑलरेडी MLTGD में हैं उनका रिडेम्पशन तक कंटिन्यूएशन होगा, यानी जब तक उनका टाइम कंप्लीट नहीं होता तब तक चलेगा। और 26 मार्च 2025 के बाद MLTGD का रिन्यूअल भी बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बताया गया कि 2025 में पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी डिस्कंटिन्यू कर दी। अब यहाँ पे आपको क्या गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के बारे में पता है? देखिए गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 15 सितंबर 2015 को लॉन्च हुई थी। साथ ही इस स्कीम का मेन एम था कि इंडिया की गोल्ड इंपोर्ट डिपेंडेंसी को लॉन्ग टर्म में कम करना। नेक्स्ट यहाँ पे घर और इंस्टीट्यूशन के पास जो गोल्ड पड़ा है उसको प्रोडक्टिव यूज में लाने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। और ये स्कीम गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 को रिप्लेस करके लॉन्च की थी। उसमें बताया गया कि इस स्कीम में सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक्स पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आपको एलिजिबल डिपॉजिटर के बारे में पता है? देखिए इस स्कीम के अंडर रेसिडेंट इंडियंस देन HUFs एंड ट्रस्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। देन म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, कंपनीज, गवर्नमेंट एंटिटीज और दूसरे एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आपको इसमें मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट के बारे में पता है? देखिए स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट 10 ग्राम रॉ गोल्ड है, जैसे कि बार्स, कॉइन्स या ज्वेलरी, लेकिन स्टोन्स और दूसरे मेटल्स इंक्लूड नहीं होते। और अब मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट नहीं है, जितना मर्जी गोल्ड डिपॉजिट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट बताया गया है कि GMS के अंडर 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक है शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट और मीडियम और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट। यहाँ शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट्स बैंक डिसाइड करती है। साथ ही इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है, मतलब टाइम से पहले पैसे निकाल सकते हो। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट का टेन्योर 1 साल से 3 साल तक होता है। नेक्स्ट बताया गया कि मीडियम और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है और RBI उसको नोटिफाई करता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक है मीडियम टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। यहाँ बोला है कि मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट का टेन्योर 5 से 7 साल तक होता है और इस पर 2.25% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है।
और अब लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट का टेन्योर 12 से 15 साल तक होता है और इस पर 2.50% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे उसमें लॉकिंग पीरियड्स है क्या, देखिए यहाँ पे मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट में विड्रॉल 3 साल के बाद अलाउड है, उससे पहले नहीं। और अब लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट में विड्रॉल 5 साल के बाद अलाउड है। नेक्स्ट पता गया है कि जीएमएस के अंडर गोल्ड को कलेक्ट और टेस्ट करने के लिए कुछ एंटिटीज ऑथराइज होती है, जहां कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर्स BIS सर्टिफाइड होते हैं और ये गोल्ड की टेस्टिंग और डिपॉजिट लेना हैंडल करते हैं। नेक्स्ट बाद में बताया गया कि गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम, मोबिलाइजेशन, कलेक्शन एंड टेस्टिंग एजेंट्स भी BIS सर्टिफाइड ज्वेलर्स और रिफाइनर्स होते हैं जो यहाँ पे डिपॉजिट का प्रोसेस मैनेज करते हैं। क्लियर हो गया, इतना था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवाइजेस PSL norms to boost credit access effective from April 1st, 2025. As per the guidelines, overall PSL target for the urban cooperative banks to how much percent of the adjusted net bank credit or credit equivalent of off-balance sheet exposures, whichever is higher. इसका आंसर बताया गया 60%। अब यहाँ पे इसका कंफर्म में क्या बोला गया, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के गाइडलाइंस रिवाइज किए ताकि लोन लेना और इजी हो सके और ये नए गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2025 से अप्लाई होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि PSL गाइडलाइंस में क्या मेजर चेंजेस लाए गए। यहाँ बताया गया है कि अब कई लोन लिमिट्स बढ़ा दी गई, जैसे कि हाउसिंग लोन्स भी PSL के अंडर आएंगे। साथ ही यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी लोन्स के पर्पस का स्कोप भी एक्सपेंड किया गया और यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ओवरऑल PSL टारगेट 60% कर दिया गया। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स जो भी इनमें से ज्यादा हो। नेक्स्ट बताया गया कि वीकर सेक्शन के कैटेगरीज में भी अब नए एलिजिबल बोरोवर्स इंक्लूड किए गए और अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अब इंडिविजुअल वीमेन बेनिफिशियरीज को लोन देने पर जो कैप था वो हटा दिया गया। अब हम देखते हैं कि ये नए रूल्स किस पे एप्लीकेबल होंगे। देखिए यहाँ बोला गया कि ये नए रूल्स कमर्शियल बैंक्स, देन रीजनल रूरल बैंक्स, देन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, देन लोकल एरिया बैंक्स और प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर लागू होंगे, लेकिन इसमें सैलरी अर्नर्स बैंक्स एक्सक्लूडेड है। नेक्स्ट बताया गया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 2024-25 से 60% PSL टारगेट अचीव करना होगा, ANBC या फिर COBSC का जो भी इसमें ज्यादा हो। और अब 2025-26 तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 75% का PSL टारगेट अचीव करना होगा। उसे बताया गया कि इसके लिए इंटरिम टारगेट्स भी सेट किए गए हैं एट 60% फॉर द फाइनेंशियल 23-24 और 65% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का PSL टारगेट ब्रेकडाउन कैसा है। देखिए यहाँ बोला गया है कि PSL टारगेट के ब्रेकडाउन में टोटल 60% होगा, जहाँ पे माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% और वीकर सेक्शंस के लिए 12% होना चाहिए। नेक्स्ट बताया गया कि RBI ने लोन लिमिट्स को एनहांस किया है, स्पेशली एग्रीकल्चर और MSME सेक्टर के लिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के लोन सब फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और एंसिलरी एक्टिविटीज को कवर करेंगे। इसमें बताया गया कि फार्म क्रेडिट में अगर इंडिविजुअल फार्मर्स वेयर हाउस में रखे अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो फिर यहाँ पे नेगोशियल वेयर हाउस रिसिप्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशियल वेयर हाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट 12 महीने तक के लिए 90 लाख तक लोन मिल सकता है और अदर वेयर हाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट 60 लाख तक का लोन मिल सकता है। उसके बाद बताया गया कि कॉर्पोरेट फार्मर्स जैसे कि FPOs, FPCs, पार्टनरशिप फर्म्स या फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट्स के लिए क्रॉप कल्टीवेशन, अलाइड एक्टिविटीज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट के लिए 4 करोड़ तक का लोन पर बोरोवर मिल सकता है। और यहाँ पे अगर नेगोशियल वेयरहाउस रिसिप्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशियल वेयरहाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट लोन ले रहे हो तो फिर 4 करोड़ तक मिल सकता है, वो भी 12 महीने तक। नेक्स्ट बताया गया कि अदर वेयरहाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट 2.5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। और अगर FPOs, FPCs फार्मिंग करते हैं और प्री फिक्स प्राइस पर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो उनको भी 10 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्मॉल एंड एलिजिबल फार्मर्स में लेंडिंग का कैसे कैटेगराइजेशन किया गया। देखिए यहाँ बोला गया है कि मार्जिनल फार्मर वो होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर तक का लैंड हो और स्मॉल फार्मर वो होता है जिसके पास 1 to 2 हेक्टेयर का लैंड हो। और अगर किसी के पास लैंड नहीं भी है पर वो सिर्फ अलाइड एक्टिविटीज में लगा हुआ है तो उसको 2.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। यह आपको पता होना जरूरी है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को फार्मर कोऑपरेटिव्स को लोन देना अलाउ नहीं है, लेकिन बाकी बैंक्स कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे MSMEs के लिए भी चेंज है, जहां बोला गया कि रजिस्टर MBFCs जहां पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एक्सक्लूड है उनको 20 लाख तक का लोन दिया जा सकता है, वो भी हर बोरोवर के लिए जो वो माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस को ऑन लेन करे।
और यहाँ पे ये फैसिलिटी रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पे बात की अबाउट द एक्सपोर्ट क्रेडिट। यह बोला है कि अगर डोमेस्टिक बैंक्स है या फिर यहाँ पे वोली ओन सब्सिडरी ऑफ द फॉरेन बैंक्स है या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, तो फिर उन्हें इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट देना होगा अप टू 2% ऑफ द ANBC और द COBSE दैट इज सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द 50 करोड़ पर बोरोवर। नेक्स्ट यहाँ पे फॉरेन बैंक है जिनके पास 20 से ज्यादा ब्रांचेस है, तो फिर उन्हें इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट देनी पड़ेगी अप टू द 2% ऑफ द ANBC और द COBSE। और अगर फॉरेन बैंक है जिनके पास 20 या फिर उससे कम ब्रांचेस है, तो फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट क्रेडिट अप टू 32% ऑफ द ANBC या फिर COBSE फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशन लोन के लिए भी RBI ने गाइडलाइन दी है। यहाँ पे 25 लाख तक का लोन अगर एजुकेशन पर्पस के लिए लिया गया तो वो PSL दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में काउंट होगा और इसमें वोकेशनल कोर्सेज भी इंक्लूड किए गए हैं। आगे हम देखते हैं कि हाउसिंग लोन्स में क्या बोला गया। यह बोला है कि अगर आप यहाँ पे हाउस परचेस या फिर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो फिर ये लिमिट दी है कि यहाँ पे पॉपुलेशन साइज अगर 50 लाख या फिर उससे ज्यादा है तो फिर लोन लिमिट आपको 50 लाख का मिल सकता है अगर यहाँ पे मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट 63 लाख हो। उसके बाद अगर पॉपुलेशन साइज 10 से 50 लाख है तो फिर आपको लोन लिमिट 45 लाख का मिलेगा और वहां पे मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट 57 लाख रहेगा। नेक्स्ट है बिलो 10 लाख का अगर पॉपुलेशन साइज हो तो फिर आपको लोन लिमिट 35 लाख का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट 44 लाख होगा। नेक्स्ट अगर आपको आपका ड्वेलिंग यूनिट डैमेज से रिपेयर करना है तो भी उसके लिए भी आपको लोन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बस लोन लिमिट ही चेंज है। यह बोला है कि पॉपुलेशन साइज 50 लाख या अबो को 15 लाख का लोन मिलेगा, देन 10 लाख टू 50 लाख को 12 लाख का और बिलो 10 लाख को 10 लाख का लोन मिलेगा। नेक्स्ट बताया गया कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बोरोवर को 8 करोड़ तक लोन्स दिए जा सकते हैं, जैसे स्कूल बनाना, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम लगाना, सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स या घरों में टॉयलेट बनवाना। और अगर टायर 2 से टायर 6 टाउन्स में हेल्थ केयर फैसिलिटी बनानी हो तो 12 करोड़ तक का लोन अलाउड है। आगे बताया गया कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी लोन्स का लिमिट फिक्स किया गया। यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटीज जैसे कि स्ट्रीट लाइटनिंग या फिर रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए 35 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। और अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में सोलर पैनल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम लगवाना हो तो फिर 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। नेक्स्ट बताया गया कि वीकर सेक्शंस में लोन एलिजिबिलिटी को और ब्रॉड किया गया। यहाँ आर्टिसंस, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के लोग जो यहाँ पे 2 लाख तक का लोन ले रहे हैं वो भी अब PSL में काउंट होंगे। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स भी एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल वीमेन बोरोवर्स को 2 लाख तक का लोन मिलेगा PSL के अंडर और अब यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। आगे आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पता होना चाहिए जैसे कि नेगोशियल वेयरहाउस रिसिप्ट। यह बोला है कि नेगोशियल वेयरहाउस रिसिप्ट ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिनके थ्रू फार्मर्स अपना माल वेयरहाउस में रखकर लोन ले सकते हैं। साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ट्रेड और फाइनेंस को इजी बनाता है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अलग अलग बैंक टाइप्स में PSL टारगेट्स क्या होते हैं। देखिए अगर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है या फिर फॉरेन बैंक है जिनके पास 20 या फिर उससे ज्यादा ब्रांचेस है तो फिर उन्हें 40% ऑफ द ANBC या फिर COBSE का टोटल PSL टारगेट है, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर का है 18%, माइक्रो एंटरप्राइजेस का है 7.5% और वीकर सेक्शन का है 12%। आगे बताया गया कि अगर फॉरेन बैंक है और उनके पास 20 से कम ब्रांचेस है तो फिर उन्हें यहाँ पे 40% ऑफ द ANBC प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग टारगेट को देना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पे 32% तो एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद बताया गया कि अगर रीजनल रूरल बैंक्स है तो फिर उन्हें 75% ऑफ द ANBC PSL लेंडिंग टारगेट के लिए देना पड़ेगा, जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए रहेगा 18%, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% और यहाँ पे वीकर सेक्शन के लिए 15%। आगे बताया गया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी 75% ऑफ द ANBC टोटल PSL टारगेट के लिए देना पड़ेगा, जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए रहेगा 18%, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% और वीकर सेक्शन के लिए 12% रहेगा। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्री में। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया विच रेगुलेटर अलाउज स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स इन रेपो ऑपरेशंस। इसका आंसर बताया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इस कंट्री में क्या बोला गया, देखिए RBI ने स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को अब सभी रेपो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दी। साथ ही पहले स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स सिर्फ ओवरनाइट लिक्विडिटी मैनेजमेंट तक लिमिटेड थे और उन्हें लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेपो रेट ऑपरेशंस में कम एक्सेस मिलता था। और बोला है कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी पहले अलाउ नहीं किया जाता था। नेक्स्ट बताया गया कि मार्च 2025 तक लिक्विडिटी डेफिसिट 1.58 लाख करोड़ तक पहुंच गया
उसके बाद यहाँ पे अब नए रूल के बाद स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की लिक्विडिटी को एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे। और आरबीआई का एम है कि रेपो पार्टिसिपेशन बढ़ाकर मार्केट में लिक्विडिटी मैनेजमेंट बेटर हो। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया डाटा नेट क्लेम्स ऑफ नॉन रेसिडेंट्स ऑन इंडिया इंक्रीजेस बाय यूएसडी हाउ मच बिलियन इन Q3 फाइनेंशियल 25। इसका आंसर बताया गया $11 बिलियन। अब यहाँ पे इस कंट्री में क्या बोला गया? देखिए, आरबीआई के इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन डाटा के हिसाब से Q3 फाइनेंशियल 25 में नॉन रेसिडेंट के नेट क्लेम्स इंडिया पर $11 बिलियन बढ़कर टोटल $364.5 बिलियन हो गए। साथ ही इंडियन रेसिडेंट्स के फॉरेन एसेट्स में $40.1 बिलियन की गिरावट आई, यहाँ जबकि नॉन रेसिडेंट्स के इंडिया में क्लेम्स $29.1 बिलियन से कम हुए। और अब इस वजह से इंडिया की टोटल फॉरेन लायबिलिटीज में इंक्रीज हुआ। उसके बाद बोला गया कि आरबीआई ने बताया कि अब फॉरेन एसेट का गिरना मेनली रिजर्व एसेट के $70.1 बिलियन से कम होने की वजह से हुआ। साथ ही यहाँ दिसंबर 2023 के कंपैरिजन में रिजर्व एसेट्स में $13.2 बिलियन का इंक्रीज भी देखा गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आईआईपी डाटा से हमें क्या फाइंडिंग्स मिलती है। देखिए, यहाँ बोला गया कि इंडिया के इंटरनेशनल एसेट्स का रेशियो इंटरनेशनल लायबिलिटीज के कंपैरिजन में 73.1% से बढ़कर दिसंबर 2024 में 74.7% हो गया। और बोला है कि डेब्ट लायबिलिटीज का शेयर भी टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज में बढ़कर दिसंबर 2024 में 53.6% हो गया, जो Q2 फाइनेंशियल 25 में 52.9% और दिसंबर 2023 में 51.2% था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अब Q3 फाइनेंशियल 25 में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा बढ़कर $11.5 बिलियन दैट इज 1.1% ऑफ जीडीपी हो गया, जबकि Q3 फाइनेंशियल 24 में ये $10.4 बिलियन था। नेक्स्ट अब Q2 फाइनेंशियल 25 के मुकाबले में सीएडी में गिरावट आई, जो Q2 में $16.7 बिलियन था। साथ ही ये गिरावट मेनली सॉफ्टवेयर सर्विसेज इनकम और यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के रेमिटेंसेस बढ़ने की वजह से हुई। और अब इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स Q3 फाइनेंशियल 25 में बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिस पर $37.7 बिलियन से कम हुए, यहाँ जबकि Q3 फाइनेंशियल 24 में $6 बिलियन का इंक्रीज हुआ था। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस लिक्विडिटी फैसिलिटी लिमिट फॉर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स टू हाउ मच करोड़। इसका आंसर बताया गया 15,000 करोड़। अब यहाँ पे इस कंट्री में क्या बोला गया? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी के अंदर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के लिए लिमिट ₹10,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹15,000 करोड़ कर दी। आगे बोला गया कि ये नया लिमिट 2 अप्रैल 2025 से लागू होगा। नेक्स्ट, ये लिक्विडिटी फैसिलिटी एग्जिस्टिंग रेपो रेट पर ही मिलेगी। साथ ही आरबीआई ने बोला है कि हर एक स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर का इंडिविजुअल लिमिट अलग से बताया जाएगा और बाकी सभी टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के लिए क्या डेवलपमेंट्स लाए गए। देखिए, यहाँ बोला गया है कि मार्च 2025 में आरबीआई ने स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को सभी रेपो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दी थी, यहाँ चाहे रेपो का टेनर कुछ भी हो। साथ ही पहले स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स सिर्फ ओवरनाइट लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशन में ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के लिए अलाउ नहीं थे। और अब स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेट रेपो ऑपरेशंस और डेली वीआरआर में भी केस बाय केस बेसिस पर पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन। सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी डीलर। देखिए, प्राइमरी डीलर वो एनबीएफसी होता है जो आरबीआई के अंडर रजिस्टर होता है और जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने की अथॉरिटी होती है। और यहाँ पे प्राइमरी डीलर्स आरबीआई के गाइडलाइंस के अंडर काम करते हैं, जो मार्च 29, 1995 को इशू हुई थी। उसके बाद बोला गया कि इंडिया में प्राइमरी डीलर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स और यहाँ पे बैंक प्राइमरी डीलर्स। देखिए, यहाँ पे स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स ऐसे एंटिटीज होते हैं जो या तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की सब्सिडियरी हो सकते हैं, या फिर फॉरेन कंपनी हो सकती है, या फिर कंपनी एक्ट्स के अंडर बनी हुई एमबीएफसी हो सकती है। उसके बाद क्या आपको स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी के बारे में पता है? देखिए, यहाँ बोला गया कि स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी एक ऐसा विंडो है जिसमें स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स आरबीआई से रेपो रेट पर लोन ले सकते हैं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए। उसके बाद क्या आपको वेरिएबल रेट रेपो के बारे में पता है? देखिए, इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। यहाँ बोला गया है कि वेरिएबल रेट रेपो एक टूल है या जिसे आरबीआई शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सिस्टम में डालने के लिए यूज करता है। साथ ही यहाँ पे वेरिएबल रेट के थ्रू बैंक्स मार्केट डिटरमाइन रेट पर आरबीआई से लोन ले सकते हैं, जो जनरली रेपो रेट से कम होता है। और यहाँ पे वीआरआर की मैक्सिमम पीरियड 14 दिन की होती है। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया
India's external debt rises to USD 717.9 billion by December 2024. The external debt to GDP ratio stood at how much percentage? इसका आंसर बताया गया 19.1%। अब यहाँ पे इस कन्फर्म में क्या बोला गया? देखिए, इंडिया का एक्सटर्नल डेट दिसंबर 2024 तक बढ़कर USD 717.9 बिलियन हो गया, जो दिसंबर 2023 के USD 648.7 बिलियन से 10.7% ज्यादा है। और अब एक्सटर्नल डेट का जीडीपी रेशियो दिसंबर 2024 में 19.1% था, जो सितंबर 2024 में 19% था। नेक्स्ट अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट के बारे में क्या बोला है वो देखते हैं। देखिए, यहाँ बोला गया है कि लॉन्ग टर्म डेट जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है वो दिसंबर 2024 में USD 578.3 बिलियन था। और अब शॉर्ट टर्म डेट का शेयर दिसंबर 2024 में टोटल एक्सटर्नल डेट का 19.4% था, जो सितंबर 2024 में 18.9% था। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूएशन इफेक्ट के बारे में ये बोला है कि यहाँ पे यूएस डॉलर के इंडियन रूपी और दूसरे करेंसी दैट इज येन, यूरो, एसडीआर के अगेंस्ट अप्रिशिएट होने की वजह से वैल्यूएशन इफेक्ट USD 12.7 बिलियन का था। नेक्स्ट पता क्या कि एक्सटर्नल डेट में सबसे ज्यादा हिस्सा USD डिनोमिनेटेड डेट का था, जो यहाँ पे 54.8% था दिसंबर 2024 तक। और अब इंडियन रूपी का शेयर 30.6%, जापान येन का 6.1%, एसडीआर का 4.7% और यूरो का 3% था। आगे बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सटर्नल डेट में शेयर कम हुआ, जबकि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर बढ़ा। नेक्स्ट बता गया कि एक्सटर्नल डेट का सबसे बड़ा पोर्शन लोन का था, दैट इज 33.6%, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को दिखाता है। और अब करेंसी और डिपॉजिट का शेयर 23.1% था, जो अब एक्सटर्नल बैंकिंग रिलेशंस का इंपॉर्टेंस बताता है। आगे बताया गया कि ट्रेड, क्रेडिट और एडवांसेस का 18.8% शेयर था, जो अब शॉर्ट टर्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए होता है। और अब डेब्ट सिक्योरिटीज का शेयर 16.8% था, जो अब इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से पैसे उठाए गए वो दिखाता है। नेक्स्ट अब डेब्ट सर्विसिंग रेशियो के बारे में ये बोला कि डेब्ट सर्विस रेशियो यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स का करंट रिसिप्ट के साथ कंपैरिजन होता है, और अब दिसंबर 2024 में वो 6.6% था। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, President Draupadi Murmu releases commemorative stamp for RBI's 90th anniversary. The RBI initially operated from Kolkata and shifted its headquarters to Mumbai in which year? इसका आंसर बताया गया 1937। अब यहाँ पे इस कन्फर्म में क्या बोला गया? देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आरबीआई की 90th एनिवर्सरी के ओकेजन पर एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया, जिसका वैल्यू है ₹5। साथ ही ये इवेंट मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में हुआ था, और ये स्टैम्प रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 90 साल कंप्लीट होने की सेलिब्रेशन के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अब कम्युनिटी स्टैम्प डिजाइन के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ बोला गया कि स्टैम्प का डिजाइन सिंबॉलिक है, जिसमें आरबीआई का ओरिजिनल कोलकाता हेडक्वार्टर्स और करंट मुंबई हेडक्वार्टर्स दिखाया गया। साथ ही यहाँ पे स्टैम्प पर आरबीआई का 90th एनिवर्सरी एम्ब्लम भी दिखाया गया, जिसमें लिखा है स्टेबिलिटी, ट्रस्ट एंड ग्रोथ। उसके बाद बताया गया कि आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर एस्टेब्लिश किया गया था। साथ ही पहले आरबीआई कोलकाता में था, फिर 1937 में इसका हेड ऑफिस मुंबई में शिफ्ट हुआ। उसके बाद हम आरबीआई के की रोल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आरबीआई इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद बोला गया कि ये करेंसी इशू करता है, गवर्नमेंट का डेट मैनेज करता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है। साथ ही आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी प्रमोट करता है। और डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक जैसे इनिशिएटिव्स भी प्रमोट किए जाते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट आपको बताना चाहिए कि सर ऑसबॉर्न स्मिथ ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। उसके बाद यहाँ पे सर सीरी देशमुख ये यहाँ पे पहले इंडियन गवर्नर बने। उसके बाद बोला गया कि आरबीआई ₹10, 20, 50, 100, 200 और 500 के नोट सर्कुलेट करता है, और यहाँ पे कॉइन जैसे कि 1, 2, 5, 10 और 20 आरबीआई के थ्रू मॉनिटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इशू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। आगे बताया गया कि आरबीआई के करंट गवर्नर संजय मल्होत्रा है। उसके बाद यहाँ पे आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1934। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, Ministry of Finance announced one state one RRB implementation from May 1st, 2025. This marks the fourth round of the RRB consolidation, reducing the number of RRBs from 43 to dash. इसका आंसर बताया गया 43 to 28। अब यहाँ पे इस कन्फर्म में क्या बोला गया? देखिए, वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया, और ये पॉलिसी 1 मई 2025 से लागू हो रही है, जिसमें 26 रीजनल रूरल बैंक्स को 11 रीजन दैट इज 10 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में मर्ज किया जा रहा। आगे बताया गया कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 4 आरआरबीज मर्ज हो रही है,
उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में 3, देन यहाँ पे बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, देन कर्नाटका, देन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान में 2 हो रही है। साथ ही यहाँ पे कंसल्टेशन के बाद टोटल आरआरबीज की संख्या 43 से घटकर 28 हो जाएगी। और ये 4th राउंड ऑफ कंसल्टेशन है जो 2005 में डॉक्टर व्यास कमेटी के रिकमेंडेशन से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट बताया गया कि हर नए आरआरबी का ऑथोराइज कैपिटल 2000 करोड़ होगा। साथ ही यहाँ पे हर आरआरबी को एक मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक स्पॉन्सर करेगा। अब यहाँ पे मर्जर के डिटेल देखते हैं। यह बोला गया कि आंध्र प्रदेश में 4 आरआरबीज मर्ज हुए हैं। अब यहाँ पे उसकी वजह से एक नई एंटिटी फॉर्म हुई, दैट इज आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, और इसका स्पॉन्सर बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 3 आरआरबी मर्ज हुई है, जहाँ पे नई एंटिटी बनी है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, और इसके स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 3 आरआरबी मर्ज हुई है, जिसमें नई एंटिटी बनी है वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक, और इसका स्पॉन्सर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद बिहार में 2 आरआरबी मर्ज हुई है, जिसकी नई एंटिटी बनी है बिहार ग्रामीण बैंक, और इसका स्पॉन्सर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में 2 आरआरबी मर्ज हुई है, जिसका नया एंटिटी बना है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, और इसका स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट है राजस्थान में 2 आरआरबी मर्ज हुई है, जिसका नया एंटिटी बना है राजस्थान ग्रामीण बैंक, और इसका स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद ओडिशा में भी 2 आरआरबी मर्ज हुई है, जिसका यहाँ पे नई एंटिटी बनी है ओडिशा ग्रामीण बैंक, और इसका स्पॉन्सर बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट यहाँ पे कर्नाटका में 2 आरआरबी मर्ज हुई है, जिसका नया एंटिटी बना है कर्नाटका ग्रामीण बैंक, और इसका स्पॉन्सर बैंक है कैनरा बैंक। साथ ही मध्य प्रदेश में भी 2 आरआरबी मर्ज हुई है, जिससे अब नई एंटिटी बनी है, दैट इज मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, और इसका स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही गुजरात में भी 2 आरआरबी मर्ज हुई है, जिसका नया एंटिटी बन रहा है गुजरात ग्रामीण बैंक, और इसका स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। साथ ही लास्ट में यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर में भी 2 आरआरबी मर्ज हो रही है, जिसका नया एंटिटी बना है जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक, और इसका स्पॉन्सर बैंक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या आपको रीजनल रूरल बैंक के बारे में पता है? देखिए, रीजनल रूरल बैंक को आरआरबी एक्ट 1976 के अंदर बनाया गया था, जिसका एम है कि रूरल एरियाज में छोटे किसानों, देन एग्रीकल्चर लेबरर्स और आर्टिसंस को लोन और बैंकिंग फैसिलिटी दी जा सके। और अब आरआरबी को आरबीआई रेगुलेट करता है आरआरबी एक्ट 1976 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू। उसके बताया गया कि आरआरबी की सुपरविजन नाबार्ड करता है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और बोला है कि 2015 में आरआरबी एक्ट में अमेंड हुआ था, जिसमें आरआरबी को गवर्नमेंट के अलावा दूसरे सोर्सेज से कैपिटल रेज करने की परमिशन दी गई थी। आगे बताया गया कि आरआरबी का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है। यह बोला गया कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 50%, स्पॉन्सर पब्लिक सेक्टर बैंक के पास 35% और स्टेट गवर्नमेंट के पास 50% होता है। और अब अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पॉन्सर पब्लिक सेक्टर बैंक का कंबाइंड शेयर होल्डिंग 51% से कम नहीं होना चाहिए, चाहे इक्विटी डायलूट हो जाए। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। अब हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The 54th meeting of the RBI Monetary Policy Committee was held. In this meeting, repo rate was reduced by how much basis points? इसका आंसर बताया गया 25 बेसिस पॉइंट्स। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, आरबीआई के 54th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 7 से 9 अप्रैल तक हुई थी, और यह बोला है कि इस मीटिंग की चेयरमैनशिप श्री संजय मल्होत्रा ने की थी। और इस कमेटी ने फाइनेंशियल 25-26 के जीडीपी ग्रोथ प्रोडक्शन को 6.7% से रिड्यूस करके 6.5% कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या गया, की डिसीजन लिए गए। देखिए, यहाँ बोला गया कि कमेटी ने पॉलिसी रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम करके 6% कर दिया। साथ ही यहाँ पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को 5.75% पर एडजस्ट किया, और यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और यहाँ पे बैंक रेट दोनों को यहाँ 6.25% पर सेट किया। उसके बताया गया कि आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोडक्शन को क्वार्टरली ब्रेकडाउन के साथ रिलीज किया, और ये यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, आप देख सकते हो। उसे बोला गया कि आरबीआई ने अपनी पॉलिसी स्टैंड को न्यूट्रल से अकोमोडेटिव में चेंज किया, क्योंकि ग्रोथ आउटलुक मॉडरेट था। आगे बताया गया कि आरबीआई की पॉलिसी रेट्स फॉर द 2025 क्या थी। यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। इसमें यहाँ पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, देन एसडीएफ, उसके बाद यहाँ पे एमएसएफ, देन कैश रिजर्व रेशियो, देन यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और यहाँ पे बैंक रेट। नेक्स्ट बताया गया कि आरबीआई की इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल 2025-26 में क्या बताया गया। ये आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का टारगेट हमारा है 4%, जहाँ पे हमारा प्लस और माइनस 2% का टॉलरेंस बैंड है। सो यह बोला गया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 4% रहेगा फॉर द फाइनेंशियल 2025-26।
इसमें यहाँ पे क्वार्टरली ब्रेकडाउन भी दिया है, आप देख सकते हो। साथ ही बोला गया कि कोर इन्फ्लेशन यानी कि यहाँ पे फूड और फ्यूल को छोड़कर जो भी इन्फ्लेशन होता है वो फरवरी 2025 में 4.1% तक पहुंच गया, जो मेनली गोल्ड प्राइसेस के इंक्रीज की वजह से था। नेक्स्ट बोला गया कि आरबीआई ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट के सिक्योरिटाइजेशन को मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के थ्रू इनेबल करने का डिसीजन लिया, जिसमें स्पेशल पर्पस एंटिटी रॉड यूज किया जाएगा। और अब तक एनपीएस का सिक्योरिटाइजेशन सिर्फ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा सरफासी एक्ट 2002 के तहत होता था। आगे बोला गया कि आरबीआई ने जनवरी 2023 में इस फ्रेमवर्क पर डिस्कशन पेपर रिलीज किया था और अब यहाँ पे ड्राफ्ट फ्रेमवर्क पब्लिक कमेंट्स के लिए इशू किया। उसके बाद बताया गया कि आरबीआई ने को लेंडिंग मॉडल को एक्सपांड कर दिया, जिसमें अब बैंक्स और एनबीएफसी के अलावा सभी रेगुलेटेड एंटिटीज और लोन कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया। और यहाँ पे को लेंडिंग मॉडल का एम है यहाँ की अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड सेक्टर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना, जिसमें बैंक्स का लो कॉस्ट फंड्स और एनबीएफसी की रीच का कॉम्बिनेशन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे गोल्ड लोन्स में क्या रिवार्ड्स गाइडलाइन निकाले गए। देखिए यहाँ बोला गया कि आरबीआई ने गोल्ड लोन्स के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू की, जिससे यहाँ पे लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड कोलैटरल को एक हार्मोनाइज्ड और प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क मिल सके। और इसका एम है पोटेंशियल रिस्क और कंडक्ट रिलेटेड गैप्स को एड्रेस करना और कस्टमर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करना। आगे बताया गया कि आरबीआई ने नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए रिवाइज नॉर्म भी इशू किए, जिसमें यहाँ पे गारंटीज और लेटर्स ऑफ क्रेडिट की इशुएंस और मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करने का टारगेट है। साथ ही यहाँ पे इससे रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया कि आरबीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट्स को एनहांस करने का प्रपोजल दिया और अब तक यूपीआई पेमेंट्स का ट्रांजैक्शन लिमिट ₹1 लाख था, लेकिन कुछ स्पेसिफिक P2M यूज केसेस के लिए ये लिमिट 2 लाख या फिर ₹5 लाख तक हो सकती है। साथ ही यहाँ पे आरबीआई चाहती है कि एनपीसीआई दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बैंक्स के साथ कंसल्टेशन से इन लिमिट्स को रिवाइज करे जब यूजर नीड्स इवॉल्व हो। नेक्स्ट यहाँ पे आरबीआई ने फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने पे भी फोकस किया। उसे बताया गया कि यहाँ पे डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने ये बोला है कि आरबीआई फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को इम्प्रूव करेगा ताकि यहाँ पे फ्रॉड्स को प्रिवेंट किया जा सके। और बोला है कि म्यूल हंटर एआई के पायलट्स बड़े बैंक्स में सक्सेसफुल रहे हैं और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने में इफेक्टिव साबित हुए हैं। आगे बताया गया कि आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन्स पर रिस्क वेट रिडक्शन को रूल आउट कर दिया। साथ ही यहाँ पे आरबीआई ने क्लैरिफाई किया कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग को बूस्ट करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है और जो हायर रिस्क वेट्स नवंबर 2023 में रीइंस्टेट किए गए थे वो यहाँ पे प्री कोविड पोटेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से है। उसके बोला गया कि आरबीआई ने अपने आरबीआई कहता है इनिशिएटिव को एक्सपांड करके एक वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया, जिसमें यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। यहाँ पे सबसे पहले रेपो रेट, इसमें बोला है कि ये ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट, यहाँ पे ये ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसे बोरो करता है। नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो, यहाँ पे ये परसेंटेज है जो बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ता है। उसके बाद है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो मिनिमम परसेंटेज है जो बैंक को अपने नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का लिक्विड एसेट जैसे कि कैश, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है। नेक्स्ट है म्यूल हंटर एआई क्या है, ये आपने पहली बार पढ़ा होगा। देखिए ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मॉडल है जो पे आरबीआई ने डेवलप किया है ताकि फ्रॉड एक्टिविटीज के लिए म्यूल अकाउंट्स को डिटेक्ट किया जा सके। क्लियर हो गया, इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया 45,000 करोड़ ट्रांसफर टू आरबीआई's DA फंड इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफर टू बैलेंसेस इन सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स दैट रिमेन इनएक्टिव फॉर हाउ मेनी इयर्स। इसका आंसर बताया गया 10 इयर्स। अब यहाँ पे इस कंफर्म में क्या बोला गया, देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 2019-20 से लेकर 2024-25 तक 45,000 करोड़ से ज्यादा के अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर किए और यहाँ पे आरबीआई इस फंड को मैनेज करता है अंडर द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014। आगे बताया गया कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट वो होते हैं जो 10 साल तक इनएक्टिव रहे या फिर जो टर्म डिपॉजिट्स मैच्योरिटी के बाद 10 साल तक क्लेम नहीं किए गए। साथ ही जब अकाउंट्स इतने टाइम तक अनक्लेम रहते हैं तो बैंक्स इन्हें आरबीआई के DA फंड में ट्रांसफर कर देता है
उसके बोला गया कि डिपोजिटर्स या उनके लीगल हायर्स अपने फंड्स रिक्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी प्रोसेस क्या है, देखिए पहले क्लेम प्रोसेस में बैंक को क्लेम सबमिट करना पड़ता है, साथ ही बैंक क्लेम को वेरीफाई करके रीपेमेंट प्रोसेस करता है और अगर यहाँ पे इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट हो तो अप्लीकेबल इंटरेस्ट भी देता है। साथ ही यहाँ पे बैंक आरबीआई के पास क्लेम लॉन्च करता है रिइंबर्समेंट के लिए। आगे बोला गया कि आरबीआई ने 2023 में उद्गम पोर्टल दैट इज विच इज हियर अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन पोर्टल लॉन्च किया था, जो पे अनक्लेम्ड डिपॉजिट को ट्रैक करने में मदद करता है। अब यहाँ पे उद्गम पोर्टल के फीचर्स क्या है, देखिए ये पोर्टल एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें यूजर्स अपने नाम पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट सर्च कर सकते हैं। साथ ही अभी तक इसमें 30 बैंक इस पोर्टल का पार्ट है जो पे डीए फंड के 90% अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कवर करते हैं और यहाँ पे यूजर्स को पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ता है ताकि वो अपने नाम से अनक्लेम्ड डिपॉजिट देख सके। क्लियर हो गया, इतना था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, The 8 state level coordination committee meeting conducted by RBI was conducted in which state? इसका आंसर बताया गया सिक्किम। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग गैंगटॉक सिक्किम में 26 मार्च 2025 को ऑर्गेनाइज की थी और इस मीटिंग में बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 को सिक्किम में इम्प्लीमेंट करने पर डिस्कशन हुई। आगे बताया गया कि इसका मेन फोकस फाइनेंशियल फ्रॉड और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को टैकल करने पर था जो पे स्टेट में चल रही थी और यहाँ पे हेल्पलाइन 9030 के थ्रू रिपोर्टेड फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस का रिव्यू किया गया। साथ ही यहाँ पे सचेत पोर्टल को हाईलाइट किया गया ताकि यहाँ पे अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज को रिपोर्ट किया जा सके। क्लियर हो गया, इतना था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, Parliament passes Banking Laws Amendment Bill 2024. As per that, bank account holders are now allowed to appoint up to how many nominees? इसका आंसर बताया गया 4। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए बैंक अकाउंट होल्डर्स अब अपने अकाउंट में एक से ज्यादा नॉमिनीज रख सकते हैं और अब मैक्सिमम 4 नॉमिनीज तक अपॉइंट कर सकते हैं। साथ ही ये प्रोविजन कैश और फिक्स डिपॉजिट दोनों पर लागू होता है और अब लॉकर्स के लिए सिर्फ साइमल्टेनियस नॉमिनेशन अलाउ है। उसमें बताया गया कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड को 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया और यहाँ पे ये चेन लगभग 6 डिकेड्स बाद आई है। नेक्स्ट बताया गया कि कोऑपरेटिव बैंक्स में डायरेक्टर्स को अब 8 साल की टर्म के बजाय 10 साल तक सर्व करने की परमिशन दी गई। साथ ही यहाँ पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड पर भी बैठने का हक मिला। आगे बताया गया कि बैंक्स को अब अपने ऑडिटर रिन्यूमरेशन को डिसाइड करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई और अब रेगुलेटरी रिपोर्ट डेट्स को अब 2nd और 4th फ्राइडे से बदलकर 15th और लास्ट डे ऑफ द मंथ कर दिया गया। क्लियर हो गया, इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, which regulator revises norms on government guarantee security receipts? इसका आंसर बताया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए आरबीआई ने अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के लिए नए रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए जो पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज द्वारा इशू किए जाते हैं और अब इस गाइडलाइन का मकसद सोवरेन बैक्ड सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को रेगुलर सिक्योरिटी रिसिप्ट से अलग करना है। नेक्स्ट यहाँ पे इस सर्कुलर में कौन कौन से की प्रोविजन दिए गए, देखिए यहाँ बोला गया कि बैंक को एक्सेस प्रोविजन को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिवर्स करने की इजाजत दी गई और यहाँ पे तभी हो सकता है जब शेयर कंसिडरेशन कैश या फिर गवर्नमेंट गारंटी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के थ्रू मिलती है। उसमें बताया गया कि नॉन कैश सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल से डिडक्ट करना होगा और अब बैंक्स को इस पोर्शन ऑफ कैपिटल से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैल्यूएशन मेथड में क्या रिवीजन लाए गए। यह बोला गया कि गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को पीरियोडिकल बेसिस पर एआरसीज द्वारा डिक्लेयर नेट एसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यू किया जाना चाहिए। साथ ही वैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स को रिकवरी रेटिंग से लिंक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया कि फेयर वैल्यूएशन से जो अनरियलाइज गेन है उन्हें यहाँ पे कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल से डिडक्ट करना होगा और ये डिडक्शन डिविडेंड्स पे आउट्स को लिमिट भी करेगा। आगे बताया गया कि इस सर्कुलर में कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, देन कोऑपरेटिव बैंक्स, देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को कवर किया गया है। क्लियर हो गया, इतना ही था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, RBI revises ATM cash withdrawal charges. As per that, once a customer exceeds their free transaction limit, each additional ATM withdrawal will be charged at rupees. इसका आंसर बताया गया 23 रुपीज। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए आरबीआई ने एटीएम विड्रॉल चार्जेस में रिवीजन अनाउंस किए और आगे यहाँ बताया गया कि हर कस्टमर को अपने बैंक के एटीएम से हर मंथ 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते रहेंगे। उसे बोला गया कि मेट्रो सिटीज में दूसरे बैंक के एटीएम से 3 फ्री ट्रांजैक्शन अलाउड है। साथ ही नॉन मेट्रो एरियाज में दूसरे बैंक के एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शन अलाउड है।
नेक्स्ट बताया गया कि फ्री लिमिट के बाद हर एक्स्ट्रा एटीएम विड्रॉल पर अब ₹23 चार्ज लगेगा और पहले ये चार्ज ₹21 पर ट्रांजैक्शन था। उसके बाद बताया गया कि ये नए चार्जेस कैश रिसाइकल मशीन के ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे और यहाँ पे कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन पर ये चार्ज अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एटीएम इंटरचेंज फीस के डिटेल देखते हैं। देखिए यहाँ बोला गया कि एटीएम इंटरचेंज फी हर नेटवर्क डिसाइड करता है वो सेम रहेगी और यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर करंट इंटरचेंज फी ₹17 है। साथ ही नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर करंट इंटरचेंज फी ₹6 है अक्रॉस ऑल लोकेशंस। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया Which regulator extended automated trading window framework to immediate relatives of designated persons? इसका आंसर बताया गया सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इसका आंसर में क्या बोला गया? देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ट्रेडिंग विंडो क्लोजर मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नए रूल्स अनाउंस किए और अब बोला है कि नए मैकेनिज्म के अंदर अब लिस्टेड कंपनीज के डेजिग्नेटेड पर्संस के इमीडिएट रिलेटिव्स भी इंक्लूड होंगे। आगे बताया गया कि इस इनिशिएटिव का एम है कि ऐसे लोग जो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जानते हैं उनका ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, स्पेशली क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट के टाइम के अराउंड। नेक्स्ट क्या आपको पता है कि डेजिग्नेटेड डिपोजिटरी का रोल क्या है? देखिए डेजिग्नेटेड डिपोजिटरी को लिस्टेड कंपनीज को एक ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस देना होगा। साथ ही लिस्टेड कंपनीज को अपने डेजिग्नेटेड पर्सन और उनके इमीडिएट रिलेटिव्स की डिटेल इंफॉर्मेशन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और ये इंफॉर्मेशन पैन नंबर्स, नेम्स और डीमैट अकाउंट नंबर्स इंक्लूड करेगी। नेक्स्ट क्या आपको प्री क्लोजर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के बारे में पता है? देखिए लिस्टेड कंपनीज को ये डाटा एटलीस्ट 2 ट्रेडिंग डेज पहले ट्रेडिंग विंडो क्लोजर स्टार्ट होने से कंफर्म करना और सबमिट करना पड़ेगा। साथ ही यह डाटा सबमिट करने के बाद डेजिग्नेटेड डिपोजिटरी इस डाटा को स्टॉक एक्सचेंजेस और दूसरे डिपोजिटरीज को फॉरवर्ड करेगा और ये डाटा ट्रेडिंग विंडो क्लोजर स्टार्ट होने से एटलीस्ट 1 डे पहले शेयर करना कंपलसरी है। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया Which regulator will constitute high level committee to review conflict of interest in top rank? इसका आंसर बताया गया सेबी। अब यहाँ पे इस कंट्रोल में क्या बोला गया? देखिए सेबी ने एक हाई लेवल कमेटी बनाने की अप्रूवल दी जो गवर्नेंस प्रोविजंस को रिव्यू करेगा और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस के रूल्स को रिवैम्प करेगा और ये डिसीजन सेबी के नए चेयरपर्सन तुमिन कांता पांडे के अंडर पहली बोर्ड मीटिंग में लिया गया। नेक्स्ट बताया गया कि हाई लेवल कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडीज के एक्सपर्ट्स, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के स्पेशलिस्ट शामिल होंगे और अब इस कमेटी के मेंबर्स के नाम सेबी बाद में अनाउंस करेगा। उसमें बोला गया कि सेबी ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड को ग्रैनुलर बेनिफिशियल ओनरशिप डिस्क्लोजर्स के लिए ₹25,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹50,000 करोड़ कर दिया। साथ ही अब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में ₹50,000 करोड़ से ज्यादा का इक्विटी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट रखते हैं उन्हें एडिशनल डिस्क्लोजर देने होंगे और पहले जो एफपीआईज ₹25,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट रखते थे उन्हें डिटेल इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी। आगे बताया गया कि सेबी ने कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे कि यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी और डेब्ट फंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट रूल्स को रिलैक्स किया और अब ये फंड्स ए या उससे नीचे रेटेड लिस्टेड डेब्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के बराबर माना जाएगा। आगे बोला गया कि पहले कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को अपने 50% फंड्स अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने पड़ते थे जो ज्यादा रिस्क लेकिन ज्यादा रिटर्न वाले होते थे और ये रिलैक्सेशन इसलिए दिया गया क्योंकि अनलिस्टेड डेब्ट सिक्योरिटीज की अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो गई सेबी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 के अमेंडमेंट्स के बाद। उसके बोला गया कि सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स और की मैनेजमेंट पर्सनल्स के अपॉइंटमेंट प्रोसेस और कूलिंग ऑफ पीरियड में कुछ नए चेंजेस किए हैं। यहाँ बोला गया कि पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो पहले जैसा ही रहेगा जिसमें सिर्फ सेबी की अप्रूवल लगेगी, स्टेक होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के अपॉइंटमेंट्स में क्या चेंजेस किए गए? देखिए यहाँ बोला गया कि सेबी अब की मैनेजमेंट पर्सनल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड फिक्स नहीं रखेगा बल्कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का गवर्निंग बोर्ड ये डिसाइड करेगा और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का बोर्ड अब कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जैसे की ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट एनआरसी दैट इज नॉमिनेशन एंड रिनोमिनेशन कमेटी की जगह अप्रूव करेगा। उसे बोला गया कि अगर कोई मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस अपने किसी पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स को पहले टर्म के बाद रिअपॉइंट नहीं करता तो उसका रीजन लिखना पड़ेगा और सेबी को बताना पड़ेगा।
नेक्स्ट बताया गया कि सेबी ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट को एडवांस फीस चार्ज करने की परमिशन दे दी, लेकिन सिर्फ 1 साल तक। साथ ही पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सिर्फ दोनों क्वार्टर्स तक फीस चार्ज कर सकते थे और अब रिसर्च एनालिस्ट सिर्फ 1 क्वार्टर तक। उसे बताया गया कि सेबी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में नए रूल्स प्रपोज किए जो रिस्क मॉनिटरिंग और ओपन इंटरेस्ट फॉर्मेशन को रेगुलेट करेंगे ताकि वोलेटिलिटी कंट्रोल में रहे। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस इंक्लूड किए गए। यह बोला है कि अब हर एक्सचेंज पर सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी अलाउड होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बढ़ाए जाएंगे ताकि एक्सेसिव स्पेकुलेशन कम हो। साथ ही प्रीमियम का अपफ्रंट कलेक्शन होगा ताकि सफिशिएंट मार्जिन इंश्योर हो सके और एक्सपायरी डे पर कैलेंडर स्प्रेड्स बेनिफिट हटाए जाएंगे ताकि मार्केट डिसरप्शंस कम हो। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, SEBI issued new guidelines for intraday index derivative monitoring. What is net end of the day limits for index options? इसका आंसर बताया गया 500 करोड़। अब यहाँ पे इस कंफर्म में क्या बोला गया? देखिए, सेबी ने नए गाइडलाइन इशू किए इंट्राडे पोजीशन लिमिट्स और साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस के लिए। नेक्स्ट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडेक्स डेरिवेटिव्स पर इंट्राडे बेसिस पे मॉनिटरिंग को इंप्रूव करना। और अभी के लिए अगर किसी ट्रेडर ने पोजीशन लिमिट इंट्राडे में क्रॉस कर दी तो उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी। आगे बताया गया कि इंडेक्स ऑप्शन के लिए एंड ऑफ द डे लिमिट 500 करोड़ नेट है और 1500 करोड़ ग्रॉस रखी गई और इंट्राडे में ये लिमिट्स बढ़कर 1000 करोड़ नेट और 2500 करोड़ ग्रॉस हो गई। उसे बताया गया कि इंडेक्स फ्यूचर के लिए एंड ऑफ द डे लिमिट अब 1500 करोड़ कर दी गई जो यहाँ पे पहले 500 करोड़ थी। साथ ही इसका इंट्राडे लिमिट भी 2500 करोड़ फिक्स किया गया। नेक्स्ट पता गया कि BSE और NSE मिलकर एक SOP दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएंगे जिससे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इंट्राडे नोशनल पोजीशन लिमिट्स का मॉनिटरिंग सिस्टम समझ आए। और अब बोला गया कि जब भी कोई ब्रीच हो पोजीशंस का, यहाँ तब स्टॉक एक्सचेंजेस को क्लाइंट्स और ट्रेडिंग मेंबर्स को नोटिफाई करना होगा ताकि रिस्क मॉनिटर हो सके। आगे बताया गया कि सेबी ने साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस की डेडलाइन 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी और ये एक्सटेंशन उन सभी रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए है जैसे कि AIFs, डिपोजिटरीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक्सेट्रा जो यहाँ पे सेबी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि अगस्त 2024 में सेबी ने एक नया साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रिजिलेंस फ्रेमवर्क लॉन्च किया था ताकि फाइनेंशियल सेक्टर की सिक्योरिटी स्ट्रांग हो। उसके बाद बताया गया कि कुछ एंटिटीज को एक्सटेंशन नहीं मिला, उन्हें यहाँ पे ओरिजिनल डेडलाइन 30 मार्च 2025 तक कंप्लाई करना ही होगा। और यहाँ पे इसमें ये एंटिटीज है दैट इज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, ऑफ्टरसीयर KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज और क्वालिफाइड रजिस्ट्रार्स। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, EPFO इंट्रोड्यूस हाउ मेनी की रिफॉर्म्स टू सिंप्लीफाई इट्स क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस? इसका आंसर बताया गया 2। अब यहाँ पे इस कंफर्म में क्या बोला गया? देखिए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को इजी बनाने के लिए 2 रिफॉर्म्स लाए। इसमें बताया गया कि पहला रिफॉर्म ये है कि अब यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम करते टाइम द चेक लीफ या फिर अटैच्ड बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करना जरूरी नहीं है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि बैंक अकाउंट होल्डर का नाम ऑलरेडी वेरीफाई हो जाता है और यहाँ पे जब अकाउंट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ लिंक किया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जब अकाउंट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक किया जाता है तो फिर बैंक अकाउंट होल्डर का नाम ऑलरेडी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद बताया गया कि दूसरा रिफॉर्म ये है कि बैंक अकाउंट डिटेल्स को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ लिंक करने के बाद एम्प्लॉयर की अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं और यहाँ पे अब सिर्फ बैंक वेरिफिकेशन ही काफी है। नेक्स्ट बताया गया कि यहाँ पे EPFO फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इसके सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है रमेश कृष्ण मूर्ति। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है इन न्यू दिल्ली और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1952। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, Which regulator extends retail algo trading deadline to August 1st, 2025? इसका आंसर बताया गया सेबी। अब यहाँ पे इस कंफर्म में क्या बोला गया? देखिए, सेबी ने रिटेल अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया। आगे बोला गया कि ये एक्सटेंशन स्टॉक एक्सचेंजेस के रिक्वेस्ट पर किया गया जिसे और टाइम चाहिए था टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फाइनलाइज करने के लिए। और अब टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम के साथ मिलके ये बनाया जा रहा है। अब क्या आपको सारे रूल्स के बारे में पता है? देखिए, यहाँ बोला गया कि अल्गो ट्रेडिंग में ब्रोकर्स और अल्गो प्रोवाइडर्स के रोल्स क्लियरली डिफाइन किए गए। यह बोला है कि ब्रोकर्स प्रिंसिपल के रोल में होते हैं जो यहाँ पे अल्गो ट्रेडिंग एप्लीकेशंस को ऑथराइज और मॉनिटर करते हैं और यहाँ पे अल्गो प्रोवाइडर्स एजेंट के रोल में होते हैं जो यहाँ पे ब्रोकर ऑथराइज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू अल्गो प्रोग्राम्स डेवलप और ऑपरेट करते हैं। क्लियर हो गया? इतना ही था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया,
विच रेगुलेटर इशूड फ्रेमवर्क फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी? इसका आंसर बताया गया सेबी। अब यहाँ पे इस कंफर्म में क्या बोला गया, देखिए सेबी ने एक नया ऑपरेशनल फ्रेमवर्क लॉन्च किया जिसका नाम है पर्व, विच इज पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। और इसका मेन एम है कि रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के मिसलीडिंग एड्स में जो गलत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया जाता है उसको कंट्रोल किया जा सके। आगे बताया गया कि सेबी के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन 1999 के रेगुलेशन 12A और इंटरमीडिएटरीज रेगुलेशन के रेगुलेशन 16E के अंडर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को पर्व बनाया जाएगा। और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर पर्व डाटा सेंटर के फॉर्म में काम करेगा। नेक्स्ट बताया गया कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर्व, दैट इज पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी बनने के लिए उसके पास कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद उसकी नेटवर्क कम से कम 100 करोड़ की होनी चाहिए। और आगे बोला गया कि उसके पास स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कंप्लेंट रिड्रेसर सिस्टम होना चाहिए जिसमें ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी हो। और उस सीआरए ने कम से कम 250 इश्यूअर्स को डेब्ट सिक्योरिटीज के लिए रेटिंग्स दी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पे पर्व डाटा सेंटर एलिजिबल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। यहाँ बोला गया कि अगर स्टॉक एक्सचेंज द पर्व डाटा सेंटर बनना चाहते हैं तो उसके पास भी कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके साथ उसकी नेटवर्थ 200 करोड़ या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट बोला गया कि उसके पास पूरे इंडिया में ट्रेडिंग टर्मिनल्स होने चाहिए और उसके पास भी एक इन्वेस्टर कंप्लायंस सिस्टम होना चाहिए जिसमें ODR इंक्लूडेड हो। उसके पता गया कि पर्व का काम होगा 5 रिस्क और रिटर्न क्लेम्स की मेथोडोलॉजी डिफाइन करना और उसको वेरीफाई करना। साथ ही अगर कोई इन्वेस्टर या फिर इंटरमीडिएटरी के बीच डिस्प्यूट होता है तो पहले उसको इंटरनल सिस्टम में सॉल्व किया जाएगा, अगर ना हो तो फिर ODR प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा। बोला है कि पर्व को वेरीफाई की गई डाटा का रिकॉर्ड कम से कम 5 साल तक मेंटेन करना होगा। उसे बोला गया कि जो भी वेरीफाइड रिटर्न्स दिखाए जाएंगे उसके साथ क्लियर डिस्क्लेमर होगा कि अब पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर का गारंटी नहीं देता। नेक्स्ट ये मैंने आपको बता दिया था कि पर्व और इंटरमीडिएटरीज में जो भी डिस्प्यूट आएंगे वो पहले यहाँ पे इंटरनल रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में गो थ्रू किए जाएंगे और अगर वो अनरिजॉल्व रहे तो फिर उसे ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म में दिए जाएंगे। आगे बताया गया कि पर्व डाटा सेंटर का काम होगा म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे फाइनेंशियल एंटिटीज से डाटा कलेक्ट करना, साथ ही वेरिफिकेशन सिस्टम डेवलप करना और मेंटेन करना भी पर्व डाटा सेंटर का काम होगा। और यहाँ पे ये सिस्टम सिक्योर होना चाहिए, साथ ही यहाँ पे डाटा कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ओवरसाइट कमेटी के बारे में बताया है। यहाँ बोला गया कि पर्व को 2 महीने के अंदर एक ओवरसाइट कमेटी बनानी होगी जब यहाँ पे सेबी से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाए। साथ ही यहाँ पे ये कमेटी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पर्व और यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के द पर्व डाटा सेंटर के काम को मॉनिटर करेगी। और यहाँ पे सेबी के पास फुल पावर है कि वो इंस्पेक्शन करे और यहाँ पे इंश्योर करे कि यहाँ पे फ्रेमवर्क प्रॉपरली फॉलो हो रहा। क्लियर हो गया? इतने था इस कंफर्म में। अब हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। SEBI has constituted a how many member high level committee under the chairmanship of the Pratyush Sinha, who is a former Chief Vigilance Commissioner, to review the provisions for officials to disclose any conflicts of interest. इसका आंसर बताया गया 6 member high level committee। अब यहाँ पे इस कंफर्म में क्या बोला गया, देखिए सेबी ने एक 6 मेंबर हाई लेवल कमेटी बनाई है यहाँ तक कि ऑफिसर्स को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने के प्रोविजंस को रिव्यू किया जा सके। और इसके चेयरमैन है प्रत्युष सिन्हा जो थे फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर। और यहाँ बोला गया कि हाई लेवल कमेटी को अपने रिकमेंडेशन 3 महीने के अंदर देना है। आगे बताया गया कि सेबी ने अप्रैल 2025 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए डिस्क्लोजर नॉर्म्स को रिलीज किया और अब एसेट थ्रेशोल्ड फॉर ग्रैनुलर बेनिफिशियल ओनरशिप डिस्क्लोजर्स ₹25,000 करोड़ से बढ़कर ₹50,000 करोड़ कर दिया गया। साथ ही ये रिवाइज नॉर्म्स ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के सब्सक्राइबर्स पर भी लागू होते हैं, जैसे कि सेबी के दिसंबर 17, 2024 के सर्कुलर में मेंशन किया गया। नेक्स्ट बताया गया कि अगर इंडियन मार्केट्स में एफपीआई के पास ₹50,000 करोड़ से ज्यादा इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट है तो फिर उन्हें अपने ओनरशिप, इक्विटी इंटरेस्ट या फिर कंट्रोल का फुल लुक थ्रू डिस्क्लोजर देना होगा। साथ ही अगस्त 2023 में सेबी ने एफपीआई से मैनेट किया था कि अगर उनके पास एक कॉर्पोरेट ग्रुप में 50% से ज्यादा इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट हो या उनका ओवरऑल इंडियन इक्विटी मार्केट्स में होल्डिंग ₹25,000 करोड़ से ज्यादा हो तो उन्हें ग्रैनुलर ओनरशिप डिटेल्स डिस्क्लोज करनी होगी। उसके बाद बोला गया कि सेबी ने कुछ एफपीआईस को एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से एग्जाम किया, जैसे उन एफपीआईस को जो पे ब्रॉड बेस्ड पूल स्ट्रक्चर में है और उनका इन्वेस्टर बेस वाइड है।
और यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स के ओनरशिप इंटरेस्ट को भी कुछ कंडीशन के साथ एग्जाम किया गया। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, SEBI clarifies that investor must maintain a minimum total investment of rupees how much lakhs across all SIP strategies under one asset management company। इसका आंसर बताया गया 10 lakhs। अब इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए यहाँ बोला गया कि सेबी ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया जो 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होगा। अब हम देखते हैं कि इसके की फीचर्स क्या है। देखिए यहाँ बोला गया कि इसमें इन्वेस्टर को एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर सभी एसेट स्ट्रेटेजीज में मिलाकर रुपीज 10 लाख का मिनिमम टोटल इन्वेस्टमेंट रखना होगा। साथ ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड पैन लेवल पर कैलकुलेट होगा, ना कि पर स्कीम बेसिस पर। नेक्स्ट यहाँ पे एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को इस रूल से एग्जेम्पशन मिलेगी और यहाँ पे एएमसी एम्प्लॉयज की इन्वेस्टमेंट्स भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट से बाहर रखेंगी। आगे बताया गया कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, देन सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स और यहाँ पे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना अलाउ किया गया। और अगर मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से इन्वेस्टमेंट रुपीज 10 लाख से नीचे चल जाती है तो इमीडिएट रिडेम्पशन जरूरी होगा। उसके बाद बताया गया कि एसआईएफ्स का पर्पस ये है कि यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बीच का गैप ब्रिज कर सके। आगे बोला गया कि एएमसी को एसआईएफ लॉन्च करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यह बोला है कि एएमसी का कम से कम 3 साल का ऑपरेशनल हिस्ट्री होना चाहिए। साथ ही एएमसी को लास्ट 3 साल में एवरेज रुपीज 10,000 करोड़ या उससे ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट रखना चाहिए। और हर एएमसी को हर कैटेगरी जैसे कि इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड में सिर्फ एक एसआईएफ स्ट्रेटेजी लॉन्च करने की इजाजत है। क्लियर हो गया? इतना था इस कंटेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, Which regulator brings in stricter disclosure norms for IPO bonds companies? इसका आंसर बताया गया सेबी। अब यहाँ पे इस कंफर्म में क्या बोला गया? देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने आईपीओ के लिए स्ट्रिक्टर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डिस्क्लोजर नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। अब यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब केपीआई। नेक्स्ट पता गया कि इस गाइडलाइंस के अंदर यहाँ कंपनीज को केपीआई के अनअम्बिगियस डेफिनेशन देने होंगे या ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। साथ ही यहाँ पे कंपनीज को ऐसे नॉन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेट्रिक्स इंक्लूड करने होंगे जो कंपनी के वैल्यूएशन से रिलेवेंट हो और यहाँ पे ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को केपीआई डिस्क्लोजर पर ज्यादा ओवरसाइट देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि इन्वेस्टर के लिए केपीआई का इंपोर्टेंस क्या है। देखिए, यहाँ बोला गया कि केपीआई इन्वेस्टर के लिए जरूरी टूल्स है ताकि वो कंपनी के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सके। साथ ही यहाँ पे केपीआई से इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल रिस्क को एसेस करने में मदद मिलती है और यहाँ पे इन्वेस्टर्स केपीआई के थ्रू कंपनी की परफॉर्मेंस को उसके इंडस्ट्री पीयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसे बोला गया कि न्यू स्टैंडर्ड्स में बिजनेस सेंसिटिव डाटा का डिस्क्लोजर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड किया गया। साथ ही यहाँ पे अनवेरिफाइबल इंफॉर्मेशन को भी केपीआई डिस्क्लोजर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा और यहाँ पे फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्शंस को एक्सक्लूड किया है यहाँ ताकि सिर्फ रिलायबल और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट बोला गया कि अगर कोई कंपनी मैनेजमेंट या कोई केपीआई आइडेंटिफाई या सर्टिफाई करती है तो उससे ऑडिट कमेटी से अप्रूव करना जरूरी होगा और इस अप्रूवल के बिना केपीआई ऑफर डॉक्यूमेंट में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। आगे बोला गया कि कंपनीज को ऑपरेशनल मेजर डिस्क्लोज करने होंगे जो नॉन फाइनेंशियल डाटा पॉइंट्स होते हैं। साथ ही ये ऑपरेशनल मेजर्स कंपनी की वैल्यूएशन और बिजनेस मॉडल के लिए इंपॉर्टेंट इंसाइट देते हैं और यहाँ पे ऑपरेशनल मेजर्स को बेसिस फॉर ऑफर प्राइस सेक्शन में इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट है बोला गया कि यहाँ पे कंपनीज को इन्वेस्टर के साथ शेयर की गई की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर करनी होंगी जो उन्हें प्राइमरी इश्यूएंस में दिए गए सिक्योरिटीज के अलॉटमेंट के टाइम दिया गया था और इस डिस्क्लोजर में एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स की इंफॉर्मेशन शामिल नहीं होगी। आगे बोला गया कि डिस्क्लोजर में सेकेंडरी सेल्स के दौरान दिए गए डिटेल्स भी इंक्लूड होंगे और जो इन्वेस्टर को राइट्स ग्रांट किए गए उसका इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होगा। उसके बाद बताया गया कि केपीआई डिस्क्लोजर में पिछले 3 साल के प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर्स का इंफॉर्मेशन भी शामिल करना होगा और यहाँ पे राइट इशू ऑफर लेटर्स जो यहाँ पे सेम पीरियड में इशू किए गए उसका इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट बोला गया कि ऑल केपीआई जो यहाँ पे ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज किए जाएंगे उन्हें एक प्रोफेशनल से सर्टिफाई करना होगा। नेक्स्ट इसमें लिस्टिंग के बाद कंपनीज को पीरियोडिक बेसिस पर केपीआई डिस्क्लोज करना होगा और ये डिस्क्लोजर्स एनुअली किए जाएंगे या जब तक इशू प्रोसीड्स फुल यूज ना हो जाए तब तक। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। सो ये था हमारा अप्रैल मंथ का आरबीआई करंट अफेयर्स वीडियो। आई होप इससे आपको अप्रैल मंथ में आरबीआई के सारे करंट अफेयर्स में कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब यहाँ पे ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? देखिए, हमारे अफेयर्समैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल में आपको सब्सक्राइब के बाजू में एक जॉइन बटन दिखेगा। उस जॉइन बटन में आपको आरबीआई मंथली करंट अफेयर्स एंड आंसर राइटिंग ग्रुप दिखेगा। उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप इस पीडीएफ का एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।